अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने इंटरनल वेरिएशंस और एक्सटर्नल फोर्सिंग को डिस्कस करना है। और ये क्या है कि देखिए, अर्थ क्लाइमेट जो चेंज होता है ना, उसको हम दो मेन कंपोनेंट्स में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको दो तरह से पढ़ते हैं, एक इंटरनल वेरिएशन के जरिए और एक एक्सटर्नल फोर्सिंग के जरिए। तो इंटरनल वेरिएशन क्या है? इंटरनल वेरिएशन रेफर करता है नेचुरल फ्लक्चुएशन को। नेचुरल फ्लक्चुएशन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज आता है, उसमें उस चीज को हम क्या कहते हैं, इंटरनल वेरिएशन कहते हैं। और इसका रीजन क्या होता है? तो देखें, इसका रीजन ये होता है कि these variation occurs due to interactions between different components of the earth climate system such as atmosphere, oceans, land and ice। तो ये जो आपके पास इंटरनल वेरिएशन है, इसमें जो क्लाइमेट सिस्टम का चेंज है वो किसकी वजह से? तो वो है एटमॉस्फेयर की वजह से, ओशियंस है, लैंड है, आइस है। इनमें जब वेरिएशन आता है नेचुरली, तो इस नेचुरल फ्लक्चुएशन या वेरिएशन की वजह से जो क्लाइमेट चेंज है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल वेरिएशन कहते हैं। यानी कि ये एक्सटर्नल किसी कॉज की वजह से नहीं होता, ये नेचुरल है। यानी कि ये हम पे ऊपर या हमारी जो होती है वो मैन मेड जो आपके पास फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से नहीं होता। इसमें सबसे पहला, एटमॉस्फेयर की अगर हम वेरिएशन की बात करें, तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न जो होता है वो इसमें रोल प्ले करता है। वो क्या है? शिफ्ट्स इन लार्ज स्केल एयर मूवमेंट सिस्टम सच एज जेट स्ट्रीम्स एंड मूनसून्स कैन लीड टू रीजनल क्लाइमेट वेरिएशन। तो ये जो आपके पास मूनसून या जेट स्ट्रीम, स्ट्रीम से मुराद यही है कि मूवमेंट ऑफ एयर है। तो ये जब लार्ज स्केल पे मूव करती है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो इसमें जो रीजनल क्लाइमेट वेरिएशन है, इस चीज को हम यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं कि ये इंटरनल वेरिएशन है, क्योंकि ये नेचुरल है। बिल्कुल इसी तरीके से these pattern influence temperature, rainfall, storm tracks in different parts of the world। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बारिशें होती हैं, स्टॉर्म्स जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन आ रहा होता है और इस फ्लक्चुएशन की वजह से हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न है। और ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न जो है वो क्लाइमेट को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो ये नेचुरल हो गया बिल्कुल। इसी तरह से दूसरा जो नेचुरल प्रोसेस है वो है सोलर रेडिएशन। अब सोलर रेडिएशन के अंदर क्या है कि ये जो हमारी पास सोलर आउटपुट है, इसमें सन स्पॉट्स हो गए या सोलर साइकिल्स हो गए, ये अफेक्ट करते हैं अर्थ क्लाइमेट को ऑन अ शॉर्टर टाइम स्केल। इसके लिए एक बड़ा कॉमन सा जो है वर्ड आजकल 2013-14 के बाद से आपने सुनना शुरू किया होगा कि हीट स्ट्रोक आने वाला है। और वो हीट स्ट्रोक क्या होता है, 4-5 दिन का होता है। उसमें यही है कि ड्राई एयर जो होती है वो मूव करती है, उसकी वजह क्या होती है, सोलर फ्लेयर्स। तो ये जो सन स्पॉट्स होते हैं या सोलर फ्लेयर्स होती हैं या सोलर साइकिल्स होते हैं, इनकी वजह से जो सन से आने वाली रेडिएशन है इसका आउटपुट चेंज हो जाता है। और इस आउटपुट के चेंज होने से एक शॉर्ट टाइम स्केल पर अर्थ के क्लाइमेट पे क्या पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। इसे भी हम इंटरनल वेरिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एन इंक्रीज और डिक्रीज इन सोलर रेडिएशन कैन स्लाइटली ऑल्टर ग्लोबल टेम्परेचर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर के ऊपर स्लाइटली सा क्या होता है, फर्क पड़ता है सोलर रेडिएशन की वजह से। फिर इसके अंदर आता है वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब देखिए, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के अंदर क्या है, लार्ज वॉल्केनिक एरप्शन रिलीजेस एरोसोल्स एंड गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। अब एरोसोल्स क्या है, ये आपके पास सॉलिड पार्टिकल या गैस पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे एयर के अंदर इमिट आउट होते हैं जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है। तो यहाँ पर लार्ज लार्ज वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं वो एरोसोल और गैसेस को एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करते हैं, इमिट आउट करते हैं। और दीज पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड कैन कॉज टेम्परेरी ग्लोबल कूलिंग। इसे हमने विंटर कूलिंग का नाम दिया था, क्योंकि क्या होता है कि लाइट, जब सनलाइट आ रही होती है तो इन एरोसोल और गैसेस के पार्टिकल से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। और रिफ्लेक्ट बैक करने की वजह से शॉर्ट टाइम में टेम्परेरी ग्लोबल कूलिंग क्या होती है, वो हो जाती है। लेकिन इसका लॉन्ग इम्पैक्ट क्या होता है कि लॉन्ग इम्पैक्ट में आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इंक्रीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सच इंटरनल वेरिएशंस आर ऑफन साइक्लिकल, अकरिंग ओवर डिकेड्स और सेंचुरीज। तो ये रेयर फिनोमेना है जो कि हर वक्त नहीं होता, बहुत सालों के अंदर ये फिनोमेना होता है। फिर इसी तरह से ओशियन ऑसिलेशंस। तो ओशियन ऑसिलेशंस के अंदर क्या है कि इसमें जो आपके पास क्लाइमेट होता है वो हेविली इन्फ्लुएंस होता है किसकी वजह से, ओशियन करंट की वजह से। एंड नेचुरल ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन का मतलब यही है मूवमेंट ऑफ ओशियंस। अब ये मूवमेंट ऑफ ओशियन यही है कि जब मैंने आपको बताया था कि एक जगह पर आपके पास जो है वो कोल्ड वाटर है,
तो कोल्ड वाटर क्या करता है, वो मूव करता है डाउनवर्ड या सिंक करता है, और जो हॉट वाटर होता है वो राइज करता है। अब ये जो हॉट वाटर की और कोल्ड वाटर की मूवमेंट है ना, इसे हम ऑसिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ऑसिलेशन तीन किस्म की होती है। इसे हम अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, एक अटलांटिक मल्टी डायरेक्शनल मल्टी डिकेडल ऑसिलेशन होती है, और एक पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन होती है। और इसमें इन तीनों में अगर देखा जाए तो इन तीनों में फर्क क्या होता है, इन तीनों में जो डिफरेंस आता है वो एक्चुअली आता है आपके पास टाइम ड्यूरेशन का। अब वो टाइम ड्यूरेशन क्या है कि अगर हम इसमें बात करें एल नीनो साउदर्न की, तो इसमें जो आपके पास वेरिएशन आता है वो वेरिएशन इस तरह से आता है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन 6 to 7 ईयर्स होता है। यानी ये 6 to 7 ईयर्स के अंदर क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। तो अगर मैं इस चीज को लिखूं तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि अगर एल नीनो की बात की जाए तो ये एक शॉर्ट टर्म जो है वो वेरिएशन है, जिसके अंदर वार्म वाटर जो होता है वो मूव करता है, और मूव करते हुए ऑसिलेट करता है। तो जब ये ऑसिलेट करता है तो इसकी ऑसिलेशन का जो टाइम होता है वो होता है 6 to 7 ईयर्स, और ये 6 to 7 ईयर्स में अपना जो ऑसिलेशन है वो कंप्लीट कर लेता है, 6 to 7 ईयर्स। जबकि एटलांटिक मल्टी डिकेडल जो ऑसिलेशन होता है, इसका जो ऑसिलेशन टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन 20 to 70 ईयर्स होता है। ये बहुत लॉन्ग टाइम का ऑसिलेशन होता है, जिसके अंदर जो वार्म वाटर है और कोल्ड वाटर है उसके अंदर क्या होती है, वेरिएशन होती है। और फिर पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन से यहाँ पर 10 to 20 आपके पास जो ईयर्स हैं उसकी सर्कुलेशन यहाँ पर होती है, जो कि अपना सर्कुलेशन या अपना टाइम पीरियड क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो 10 to 20 ईयर्स की सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ऑसिलेशन या ओशियन ऑसिलेशन से मुराद यही है कि जो ओशियन करंट्स होते हैं वो जब नेचुरली ऑसिलेट करते हैं कि वार्म वाटर हॉट की तरफ कोल्ड की तरफ और कोल्ड वाला हॉट की तरफ आ रहा होता है, तो इस ऑसिलेशन का एक टाइम पीरियड होता है, और वो टाइम पीरियड के हिसाब से फिर रेनफॉल, प्रिसिपिटेशन, डस्ट पार्टिकल, इन तमाम चीजों के अंदर क्या आती है, चेंजेस आती है। और उन चेंजेस को हम यहाँ पर इन तीन टाइप्स के अंदर क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। इसके बारे में एज सच आपकी बुक में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ उन्होंने नाम ही लिखे हुए हैं। लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर जो बायो का चैप्टर है एक, उसमें भी अर्थ क्लाइमेट के बारे में लिखा हुआ है, और उसमें इस एल नीनो, एटलांटिक और पैसिफिक के बारे में बड़ी डिटेल दी हुई है। तो होप सो आप जब ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे बायो के अंदर तो वहां पर भी आप देखेंगे कि बड़ी सारी इंफॉर्मेशन वहां पर भी आपके पास मौजूद है इससे रिलेटेड, लेकिन आपकी बुक में एज सच इन्होंने इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो ये तो हो गई इंटरनल वेरिएशन। अब इंटरनल वेरिएशन के बाद दूसरी जो आपके पास आती है वो है एक्सटर्नल फोर्सिंग। एक्सटर्नल फोर्सिंग क्या है? एक्सटर्नल फोर्सिंग रेफर्स टू फैक्टर आउटसाइड द क्लाइमेट सिस्टम दैट इन्फ्लुएंसेस इट्स बिहेवियर। तो यहां पर हम कहते हैं कि इट रेफर्स टू फैक्टर्स आउटसाइड द क्लाइमेट सिस्टम, यानी कि एक तो हो गई इंटरनल वेरिएशन, एक है एक्सटर्नल जो कि आउटसाइड है क्लाइमेट सिस्टम के, दैट इन्फ्लुएंस इट्स बिहेवियर। These factors can alter the Earth's energy balance, leading to long-term climate changes. अच्छा, अभी ये एनर्जी बैलेंस और इम्बैलेंस को हमने अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है, जो इसका लास्ट टॉपिक होगा। तो यहाँ पर एनर्जी बैलेंस क्या है, देखिए इसको हमने अर्थ एनर्जी बजट के अंदर पहले पढ़ा हुआ है कि कितनी सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ एब्जॉर्ब करती है और कितनी रेडिएट करती है। इसका जो बैलेंस इनपुट आउटपुट है इसे हम एनर्जी बैलेंस कहते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल इफेक्ट के अंदर एक आ जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं वो इंक्रीज करती हैं concentration of gases like carbon dioxide and ammonia, CH4, methane. These gases enhance the greenhouse effect by trapping more heat in the atmosphere, which leads to global warming. तो ये आपके पास एक एक्सटर्नल फोर्सिंग है जो कि मैन मेड है, या फिर हम कहते हैं कि हमारी तरफ से जो इनपुट हो रहा है या हमारी तरफ से जो रिलीज हो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन, उसकी वजह से आपके पास जो अर्थ का क्लाइमेट चेंज होगा उसे हम एक्सटर्नल फोर्सिंग कहते हैं। इसी तरह से सोलर वेरिएबिलिटी की बात करें तो चेंजेस इन सोलर आउटपुट ओवर लॉन्ग टाइम स्केल्स अफेक्ट अर्थ क्लाइमेट। वेरिएशन इन द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द सन कैन लीड टू ग्रेजुअल शिफ्ट्स इन ग्लोबल टेम्परेचर पैटर्न। अब यही बात आपके पास सोलर वेरिएबिलिटी के अंदर यही है कि अगर लॉन्ग टाइम तक ये जो सोलर आउटपुट है इसके अंदर वेरिएशन आए तो अर्थ का क्लाइमेट क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबली टेम्परेचर पैटर्न के अंदर एक शिफ्टिंग आती है, और वो बहुत सालों बाद आपको इसका जो होता है वो पता चलता है। फिर ऑर्बिटल वेरिएशन की बात करें तो कहते हैं पीरियोडिक चेंजेस इन अर्थ ऑर्बिट, एक्सियल टिल्ट एंड प्रीसीशन ऑफर रेफर टू मिलनकोविच साइकिल्स, ऑल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी
over thousands of years. These variations are primary drivers of historical ice ages. अब देखिए इसका मतलब ये है कि जो हमारी अर्थ की रोटेशन है, उस अर्थ की ऑर्बिटल रोटेशन के अंदर एक्सियल टिल्ट, जो कि आपको पता है 23.5 डिग्री का होता है, उसकी प्रिसीशन के अंदर और उस हिसाब से सोलर एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वेरिएशन आता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ क्लाइमेट जो होती है वो चेंज होती है। तो इसे हम ऑर्बिटल वेरिएशन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हमारी टिल्टेशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ जो है वो डिफरेंट एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसकी वजह से जो वेरिएशन आता है क्लाइमेट के अंदर उसे हम ऑर्बिटल वेरिएशन कहते हैं। और लास्ट में एरोसोल पोल्यूशन। तो एरोसोल और पोल्यूशन के अंदर एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन मेड एरोसोल फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड कंबस्शन reflect sunlight back into the space. This creates a cooling effect that can partially offset the warming caused by the greenhouse gases. तो ये हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जितने भी होते हैं या कंबस्शन का जो प्रोसेस होता है, इसकी वजह से जो एरोसोल जनरेट होते हैं वो सनलाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट जो होता है वो अर्थ पे मौजूद होता है, लेकिन इसका लॉन्ग इम्पैक्ट जो होता है वो वार्म होता है। तो दीज एक्सटर्नल फोर्सिंग typically act over centuries or even millennia to reshape the global consequence या ग्लोबल क्लाइमेट शिफ्ट होता है, जिसे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सिंग के तौर पर पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास इंटरनल वेरिएशन और एक्सटर्नल फोर्सिंग है जो कि हमारे अर्थ क्लाइमेट को क्या करती है, चेंज करती है। फिर लास्ट टॉपिक में यहां पर हम पढ़ते हैं और वो है एनर्जी इम्बैलेंस। देखिए एनर्जी इम्बैलेंस को हम अगर देखें तो ये तकरीबन जो है वो आपका अर्थ एनर्जी बजट से ही रिलेटेड है, क्योंकि वो चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ये हमारा समझना क्या होगा, आसान होगा। और इसको हम जरा देख लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और एनर्जी इम्बैलेंस क्या है। तो इसमें कहते हैं कि द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी अक्रॉस द अर्थ सरफेस क्रिएट्स एनर्जी इम्बैलेंस। दिस इम्बैलेंस इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब सोलर एनर्जी की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आप जानते हैं कि जो हमारी इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे एनर्जी क्या होती है, ज्यादा एब्जॉर्ब होती है एज कंपेयर टू नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब जाहिर सी बात है कि अगर इक्वेटर के ऊपर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है सन की और नॉर्थ और साउथ पोल पे कम हो रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गई, ये इक्वल तो नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थ स्फेरिकल है। और स्फेरिकल होने की वजह से अब डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट एनर्जी अगर एब्जॉर्ब होगी और रिलीज होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इम्बैलेंस आ जाएगा। और यही इम्बैलेंस है जो कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को क्या करता है, ड्राइव करता है। फिर दूसरी बात, द इक्वेटर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई कि जो इक्वेटर है वो रिसीव करता है मोर सोलर एनर्जी बिकॉज इट रिसीव्स डायरेक्ट वर्टिकल सनलाइट। इन कंट्रास्ट द पोलर रीजन रिसीव्स लेस सोलर एनर्जी बिकॉज द सनलाइट अराइव्स एट एन ऑब्लिक एंगल। तो यही बात मैंने ऊपर बताई कि इक्वेटर पे क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट रिसीव हो रही होती है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसलिए वहां पर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होती है एज कंपेयर टू पोलर रीजन, जहां पर ये जो सनलाइट होती है वो ऑब्लिक होती है, स्लैंटेड एंगल के साथ होती है, इस वजह से इसके अंदर एनर्जी जो होती है वो इतनी एब्जॉर्ब नहीं होती। फिर इफेक्ट ऑफ एनर्जी इम्बैलेंस ऑन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। लो प्रेशर जोन, वार्म एयर राइजेस एट द इक्वेटर, ये बात हमने पढ़ी है, क्रिएटिंग जोन्स ऑफ लो प्रेशर। तो जो वार्म एयर होती है वो इक्वेटर पे राइज करती है, और राइज करने की वजह से वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। और हाई प्रेशर जोन क्या होता है, कूलर और डेंसर एयर सिंक्स एट द पोल्स फॉर्मिंग हाई प्रेशर जोन। तो जहां पर आपके पास जो नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें, तो वहां पर आपके पास कूलर और डेंसर एयर होती है और वो सिंक करती है। तो सिंक करने की वजह से यहाँ पर एक हाई प्रेशर जोन क्या हो जाता है, क्रिएट। और ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन करते हैं। फिर इसमें विंड पैटर्न का क्या होगा, resulting pressure gradient leads to formation of global winds such as trade winds, वेस्टर्लीज एंड पोलर ईस्टर्लीज। और इस चीज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो ये वेस्टर्लीज या ईस्टर्लीज, ये क्या है कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, या फिर ट्रेड विंड्स की जो डायरेक्शन होती है इक्वेटर पर ट्रॉपिकल रीजन्स की या सब ट्रॉपिकल रीजन्स के ऊपर, उसे हम विंड पैटर्न से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें प्रेशर ग्रेडियंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रेशर के चेंज की वजह से होता है। फिर इसी के साथ साथ हीट भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ओशियन करंट ऑल्सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग हीट अक्रॉस द ग्लोब। और इसके अंदर जो ओशियन करंट है वो हीट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्लोब, यानी कि इक्वेटर से कहां जाते हैं, पोल्स पर, और पोल से कहां आते हैं, इक्वेटर पर, ताकि हीट क्या हो जाए, इसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, तो इसके कंसिक्वेंसेस ये एनर्जी बैलेंस के कि चेंजेस इन अर्थ एनर्जी बैलेंस can significantly impact atmospheric circulation pattern. These changes affect weather system, ocean current, climate zone.
तो अब ये देखें, ये जो आपके पास अर्थ एनर्जी बैलेंस है, ये सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न को, और उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है वो किन किन में आता है। वेदर सिस्टम आपके पास चेंज हो जाते हैं, ओशियन करंट्स आपके पास चेंज हो जाते हैं, और क्लाइमेट जोन जो होता है वो चेंज हो जाता है। While solar energy is the vital for Earth climate, human-induced greenhouse gas emissions are having a more significant impact on global warming. Understanding these natural and anthropogenic processes help us to understand या address climate change and its consequences. और इसके consequences जो होते हैं उनके ऊपर भी इसका क्या होता है, इफेक्ट आता है। तो ये आपके पास जो है वो एनर्जी इम्बैलेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी जो कि हमने डिस्कस की। और अगर आप देखें तो ये पूरा कंसोलिडेटेड टॉपिक है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो कुछ हमने पढ़ा उसको अगर आप देखें तो उन्होंने एंड में जाके कंसोलिडेट कर दिया एनर्जी इम्बैलेंस के साथ कि ये अर्थ का जो क्लाइमेट है वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से किस किस तरह से इफेक्ट करता है। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।